हॉलिस्टिक आती थी जो आज का जो टॉपिक है वो जितना चीज़ मैंने पढ़ा लाइफ स्किल पढ़ा या जितनी चीज़ मैंने पढ़ा उसको टीचिंग मेथोलॉजी में, क्योंकि आपका जो करिकुलम है वो बीएड करिकुलम है और ज़्यादा फोकस किस पे करेगा, टीचिंग मेथोलॉजी में। अब आगे जाइएगा, आपका प्रोसेस क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस तरह से आप पढ़ाइएगा और किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कीजिएगा। इसके लिए ज़रूरी है आपको टीचिंग मेथड जानना, ताकि वो लाइफ स्किल को इम्प्लीमेंट कर सके इन द फ्यूचर। तो अब हम लोग जानेंगे करके क्या क्या लाइफ स्किल के साथ टीचिंग मेथड होता है। मेरा नाम है मोहम्मद शादैन हयात। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। जो कुछ मैंने अपने टीचर से सीखा, अपने उस्ताद से सीखा, बस वही पढ़ा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ उनके तरह पढ़ाऊँ। मैं तो पढ़ाने की हैसियत नहीं है, बस कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो आज का टॉपिक है, सबसे पहला लाइफ स्किल है वो क्या है, डिस्कशन। डिस्कशंस क्या हो सकते हैं? अगर क्लास में डिस्कशंस नहीं होगा तो क्लास एक बोरियत हो जाता है। सपोज़ कीजिए टीचर आया, लेक्चर दिया, चला गया, तो इसमें क्या लगा आपको? कुछ हुआ नहीं, सिर्फ वोमिटिंग कर दिया अपना बात और विचार को। डिस्कशंस मतलब क्या हुआ? आप क्लास में जाइए, डिस्कस कीजिए, अपने आइडिया को शेयर कीजिए, बच्चे के दिमाग को खोलिए। बच्चा क्या है, बच्चा का दिमाग हमेशा क्यूरियोसिटी भरा होता है। बच्चा का दिमाग हमेशा ललक में होता है, वो हमेशा जानने की कोशिश करता है। तो हमेशा डिस्कशन कीजिए, अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, अपने बारे में बताइए कि आप कैसे स्ट्रगल करके आए या क्या क्या मेहनत मुशक्क़त के साथ यहाँ पे आए, कौन कौन चीज़ देखा। छोटा सा ग्रुप बना लीजिए या लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप बना लीजिए, उस पे बारे में बात कीजिए, उसके स्ट्रेस के बारे में बात कीजिए, उसके इमोशंस के बारे में बात कीजिए। ना कि आए और पढ़ा के चले गए। वो टीचर अच्छा टीचर नहीं कहलाता है कभी भी, जो आ कर के बोला कि बस ये पढ़ लो नंबर आ जाएगा, या ये कर लो, नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। टीचर वो होता है जो बच्चे के दिल में समा जाए और उसे लगना चाहिए कि टीचर है, उसके चेहरे पे, रुतबे से चेहरा पता चले। पहला बात कि आप सबसे पहले जाने से पहले क्लैरिफाई कर दीजिए कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ाएंगे। क्लास में जैसे घुसने से पहले आप उसे समझा दीजिए कि क्या पढ़ाएंगे, क्या आपका कॉन्सेप्ट है, किस बात पे बात करेंगे। ये नहीं कि आए हवा हवा में बात कर दिए। आके क्या पढ़ाना है, किस कॉन्सेप्ट में पढ़ाना है, वो बताना है। दूसरा है, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपका वैल्यू। टीचर दिखने में टीचर लगना चाहिए, ना कि फॉर्मल ड्रेस, ना कि एकदम ड्रेसिंग सेंस एकदम फैशनेबल में आए। आपका एटीट्यूड्स, आपके वैल्यूज़, आपके बोलने का तरीका, सलीका, सब लगना चाहिए कि आप एक टीचर हैं। और ओपिनियन को गैदर कीजिए, बच्चे से गैदर कीजिए उसके ओपिनियंस को, कि बच्चा क्या बोल रहा है। गलत भी बोल रहा है तो बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, उसको हिम्मत दीजिए ताकि आप सही बोल सके। बच्चे को, जो भी बच्चा बोल रहा है उससे गैदर्स कीजिए, उसके बात को लीजिए, उससे पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाइए, ना कि वो टूट जाए। उसे हिम्मत दीजिए, उससे बोलने का तरीका सीखिए। बच्चा कहाँ बोलना सीखेगा? क्लास में। लोग मास्टर्स भी हो जाते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन बोलने का तरीका नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती। वो चीज़ करने का काम कौन करेगा? टीचर्स करेगा। दूसरा पॉइंट, आप कॉन्सिक्वेंसेस निकालिए, रिजल्ट निकाल के दीजिए बच्चे को, और हमेशा उसको एक क्यूरियोसिटी छोड़ दीजिए। उसके दिमाग में हमेशा एक लाइट जला दीजिए। बच्चे का लाइट जलाना होता है ना, दिमाग में लाइट जला दीजिए, ताकि वो बच्चा सोचता रहे घर में जाकर, उसका दिमाग चलता रहे, ना कि सिर्फ आए, इन्फॉर्मेशन फीड किया और चले आए। ऐसा मत कीजिए। दूसरा बात, नया नया लाइफ स्किल बताइए, जैसे सुनने का स्किल सुनाइए, ज़िंदगी का स्किल बताइए, उसे कैसे स्ट्रेस के साथ ज़िंदगी जीना है वो बताइए, उसके हॉबीज़ को जानिए। ये भी एक डिस्कशंस कीजिए क्लास में, उसके ज़िंदगी के बारे में डिस्कशंस कीजिए। उसके विचार, वो क्या क्या ज़िंदगी में काट रहा है उसे सुनिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, उसकी परेशानी को सुनिए, उसके इश्यूज़ को सुनिए, जेंडर इश्यूज़ के पर्सपेक्टिव में बात कीजिए। ये हो गया टॉपिक, आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जेंडर इशू पे बात कर सकते हैं, लड़का लड़की, जेंडर और सेक्स के पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हैं कि जेंडरिंग कैसे हो रहा है, उसके बदलाव, इसके डिस्कशन कर सकते हैं। एक टॉपिक हो गया क्लास में। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? एडवांटेजेस, पहला है कि ये बच्चे को इंटरेस्ट जगाएगा, बच्चा बोरियत फील नहीं करेगा, बोर्डन फील नहीं करेगा। वो क्लास की चार दीवारी उसे लगेगी सबसे खूबसूरत जगह, ना कि सबसे ख़राब जगह लगेगी। वो बोरियत फील नहीं करेगा, और फीडबैक भी मिलेगा कि इंस्ट्रक्शन कैसा पढ़ा रहा है। टीचर्स को चाहिए ना कि कैसा पढ़ा रहा है। दूसरा बात कि प्रमोट प्रिपरेशन, उस तैयार रहेगा। बच्चे का दिन में हमेशा क्यूरियोसिटी डेवलप रहेगी तो बच्चा प्रिपेयर रहेगा। दूसरा, स्पीकिंग स्किल आएगा, बोलने का तरीका। मैंने क्या बोला कि अब लोग बीए भी हो जाते हैं, बीएड कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, उसे बोलने का तरीका ही नहीं है। उसके पास बुकिश नॉलेज है लेकिन बोलने की सलाहियत ही नहीं है। तो ऐसा बोलना, ऐसा नॉलेज क्या मायने हैं? तो बच्चा सीखेगा, इन्वायरमेंटल कंट्रोल करना सीखेगा, कैसे हम समाज में रहेंगे। ये थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पे सबके अलग है, सब अलग 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 विचार है, सबको कैसे कॉन्फ्लिक्ट को डिसीजन करेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट है। दूसरा आता है डिबेट।
डिबेट मेथड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे टीचिंग मेथोलॉजी में। डिबेट करना, आप न्यूज़ चैनल से भी डिबेट देखते होंगे। डिबेट्स क्या होता है कि दो अपोजिट पार्टी किसी एक चीज़ पे लेकर के बात पे आर्गूमेंट कर रहा है या विचार दे रहा है, और दोनों में से जिसका आर्गूमेंट सही लगा, जिसका पॉइंट सही लगा, वो जीत जाता है। डिबेट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है स्किल डेवलप करने का। डिबेट के थ्रू हम लोग बहुत चीज़ सीख सकते हैं। आप बोलने का तरीका भी सीख सकते हैं। आप आपका अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी सीख सकते हैं, और हार और जीत का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है डिबेट के थ्रू। डिबेट क्या क्या स्किल का नेगोशिएट कराता है। आपको किसी एक टॉपिक पे डिबेट मिल गया कि आप वुमेन के किसी टॉपिक पे डिबेट मिल गया, तो आपको नेगोशिएट कराता है कि आपको बताता है कि इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या सही है, क्या गलत पॉइंट है, क्या क्या नहीं पॉइंट है। तो या कुछ टॉपिक ऐसा जो 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 उसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा है और जिसको लगे कि हाँ इसके बारे में क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मोशन है कि कॉन्फ्लिक्ट शुड नॉट बी रिजॉल्व थ्रू वायलेंस। तो वायलेंस और नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट, ये आइडियाज़ आएंगे बच्चे के दिमाग में, नेगोशिएट करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। एक बच्चा ग्रुप होगा, वो अपना पॉइंट पुट अप करेगा, एक बच्चा ग्रुप होगा, वो अपना पॉइंट पुट अप करेगा। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिवनेस आएगा, असर्टिवनेस आएगा। असर्टिवनेस मैंने कि अपने पॉइंट पे खड़े रहना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, और दूसरे के हक के लिए खड़ा होना, अपने टीम के हक के लिए खड़ा होना। असर्टिवनेस मतलब कि अपने हक के लिए खड़ा होना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर मैं सही हूँ, ना उससे भटकूंगा, अपने टीम मेट के लिए खड़ा होना। डिसीजन मेकिंग आएगा उसको कि हम जो पॉइंट बोल रहे हैं इस पर डिसीजन हमको करना है या कुछ अलग ना हो जाए, वो डिसीजंस ले सकेगा। जो मेरा पॉइंट है ये वैलिड है, सोसाइटी में, समाज में वैलिड है। डिबेट मेथड इसके थ्रू करेगा। नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करेगा। कभी कभी मारपीट, न्यूज़ चैनल पे आज देखिए लोग मारने पीटने लग जाते हैं, तो ये डिबेट मेथड के थ्रू ही सीखिएगा। कभी आप ऑक्सफर्ड यूनियन का डिबेट जाके सीखिएगा यूट्यूब पे, ऑक्सफर्ड यूनियन का डिबेट खूबसूरत से डिबेट दिखा दिया गया है। आप जाके देखिए ऑक्सफर्ड यूनियन का डिबेट, और कितने बेहतरीन से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को रिवॉल्व करता है। आप इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव पे जाके देखिए, वन ऑफ द बेस्ट डिबेट एवर दैट आई हैव सॉन इन द यूट्यूब। दूसरा पॉइंट है आपका रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रोल प्लेइंग आप एक खूबसूरत चीज़ है कि बच्चे को एक्सपीरियंस दिखाइए, उसे बता दीजिए कि आप आज चाय वाला बनिएगा, आप आज पोस्टमैन बनिएगा। तो कहीं ना कहीं रोल प्ले में क्या होगा कि अवेयर करेगा, उसके किसी काम के इंपॉर्टेंस को जानेगा कि एक पोस्टमैन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक टीचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक डॉक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर कोई अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक रोल प्ले क्या होगा, उसको रियल जिंदगी से कनेक्ट करके दिखाएगा। वो नेगोशिएट करेगा, नहीं ऐसा भी हो सकता है। वो अपने आप में अवेयर करेगा कि मेरे लिए ये अच्छा हॉबी है, मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं अच्छा प्रोफेसर बन सकता हूँ, मैं अच्छा। तो नेगोशिएट करेगा, जो भी रोल में इसको दीजिएगा तो उसको लगेगा अरे नहीं ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है, मैं अपने आप को जानेगा। तो अपने आप को जानेगा, कम्युनिकेशन होगा। जो भी रोल देगा तो वो बोलने से लेकर सामने आके प्रेजेंट करना, ड्रामा करना, ये कितना तरीका है रोल प्लेइंग करने के लिए। और कोई भी नया कॉन्सेप्ट आएगा, फेमिलियर आएगा, तो उसको उसको अवेयर करेगा, जानेगा, बूझेगा और एक स्किल अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि एक गर्ल को शादी कर दिया जाता है 8 क्लास के बाद, और तीसरी गर्ल है वो वाइफ बन जाती है। मतलब एक और लड़की है जिसका शादी हो जाता है 8 क्लास के बाद, उसको रोल प्ले बना दे, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ता है। तो एक इमेजिन कर सकेगा ना बॉय कि चाइल्ड मैरिज जल्दी हो जाने से क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो एक इमेजिन करिए, एक रोल प्ले दे दीजिए कि एक लड़की का शादी कम उम्र में होने लगा, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या मेहनत उसको फेस करना पड़ा। तो एक इमेजिन है, कैसे बच्चा को पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स ऐसा ऐसा हो सकता है अगर चाइल्ड मैरिज होगा। दूसरा टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। दादी नानी कहानी सुनाया करती थी, बड़ा खूबसूरत चीज़ है। बचपन में मेरी दादी नानी स्पेशली मुझे बहुत कहानी सुनाया करती थी। कहानी एक ऐसा जरिया है जो बच्चे को कनेक्ट करे रियल लाइफ सेटिंग से, या कहानी एक ऐसा चीज़ ही है जिसमें हमें सीख मिल जाता है। जो बचपन में सीखा हुआ कहानी, वो अदब, वो लेसन्स, वो चीज़ जो मैंने सीखा वो आज भी ज़िंदगी में चल रहा है। वो बचपन की चीज़ जो कहानी के थ्रू मिलती है, जो दादी नानी हमें बचपन में सुनाया जा करती थी, आज आप भी रिलेट कर सकते हैं अपने बचपना में कि किस तरह से दादी नानी कहानी सुना करके, वो परियों की कहानी सच्ची तो नहीं होती थी पर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी जो आज भी ज़िंदगी में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो चीज़ लाइए, कहानी के थ्रू ही पढ़ाइए, या कहानी के मीडियम से ही पढ़ाना एक खूबसूरत चीज़ बन सकता है। या कहानी बनाना, जैसे उसमें क्या होगा, वो सही गलत में नेगोशिएट कर सकेगा। मैं ऐसा हो जाऊँगा, बचपन में मेरे ख्वाबों की परी ऐसी होगी, मेरी ख्वाबों की शहजादी ऐसी होगी। तो एक ख्वाहिश था, अभी भी जो चल रहा है, कहीं ना मोहब्बत का जो फीलिंग आ जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से या स्टोरी के वे से माध्यम से।
चलते आता है या चल रहा है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आ सकता है कि जो हम लोग खो जाते हैं कभी अपने दुनिया में पुरानी चीज़ में, स्टोरी लिखने लगते हैं या कहानी लिखने लगते हैं, मूवी लिखने लगते हैं, तो मूवी भी एक तरह का कहानी ही मीडियम है, तो कहीं ना कहीं वो चल रहा है, वो ड्रामेटिक, वो रियल लाइफ सिचुएशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मोरल वैल्यू जो मिलता है, जो एथिक्स मिलता है, जो आज तक आपकी ज़िंदगी में वो चलते ही आता है, जो मोरल वैल्यू, जो चीज़ आपने दादी नानी से सीखा वो आज तक चल रहा है, वो स्टोरी टेलिंग एक माध्यम बहुत बड़ा। अब ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी एक पॉइंट पे बच्चा को छोड़ देना, उसको इश्यू पे छोड़ के कितने तरह के आइडिया आ सकते हैं, कितने तरह के डाइवर्जेंट आइडिया आ सकते हैं, एक चीज़ को कितने तरह के डाइवर्जेंट आइडिया आ सकते हैं, बच्चा उसके बारे में गौर फिक्र करे, बच्चा उसके बारे में समझे और हर कोई को पार्टिसिपेट करे, हर चीज़, हर कोई अपना अपना सोचेगा, मेरा इस टॉपिक पे अपना विचार है, आपका अपना विचार है, आपका अपना विचार है, सबका अपना अपना विचार है, तो एक आइडियाज़ लिख लेगा, सबका मिला करके एक मिश्रण जो निकालिएगा ना, वही ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या कर सकता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग एक एक्सेप्ट करेगा, हर कोई को पार्टिसिपेट करने में मजबूर करेगा, हर कोई का इज्जत, हर का सवाल इंपॉर्टेंट है, वो भी जो चीज़ सोच रहा है जो टॉपिक पे वो भी ज़रूरी है, और जो ख़राब भी सोच रहा है वो भी ज़रूरी है, सबका मिला करके एक इंपॉर्टेंट मिश्र लिख लेगा, जो मिक्सर जो लिख लेगा वही ब्रेन स्टॉर्मिंग है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि सबका डिफरेंट व्यू आएगा, सबसे पहले आपका अलग व्यू है, पर्सपेक्टिव है, जेंडर इशू पे आपका अलग व्यू है, डॉरी इशू पे आपका अलग व्यू है, जेंडर पे ले लीजिए कि एक किसी का अलग व्यू है, इसका अलग व्यू है, इसका अलग व्यू है, सबका व्यू मिला करके जो एक व्यू आएगा तो एक अलग नज़रिया मिलेगा, एक नज़र डायरेक्शंस मिलेगा, बिहेवियर पता चलेगा कि इसका कैसा बिहेवियर है, किस तरह से वो समाज से आया है, या किस तरह से उसको ये करना है, चेंज करना है, नया कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करेगा। आपका विचार अलग था, आपका विचार अलग था, तो हमेशा मैं क्यों बोला करता हूँ कि ग्रुप स्टडिंग किया कीजिए, लोग सबके साथ बैठ के पढ़ा कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग विचार मिलेंगे। आप अपने चार दीवारी कमरे में सिर्फ अकेले होकर किताब से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरे से बात करिए उसका आइडिया आएगा तो आंसर राइटिंग अच्छे हो जाएंगे। तो कभी भी हमेशा मैं भी हॉस्टल दिनों में ग्रुप स्टडिंग किया करता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ग्रुप स्टडिंग में, क्योंकि अच्छा आइडियाज़ आते हैं, अच्छा चीज़ आते हैं और हर कोई को पार्टिसिपेशन आता है, और एक सबसे खूबसूरत चीज़ एक मूवमेंट्स बन जाता है जो ज़िंदगी में के उम्र में ताउम्र साथ रहता है और हमेशा रहता है, और एक रिजल्ट आते हैं, किसी एग्रीमेंट पे बात करते हैं, नहीं चलो ये टॉपिक तुम पढ़ाओगे, ये टॉपिक तुम पढ़ाओगे, ये टॉपिक तुम पढ़ाओगे, तो ऐसे चलते चलते एक ब्रेन स्टॉर्मिंग बन जाता है जिसमें एक डिस्कशंस बन के आती है, एक अच्छा सॉल्यूशंस बन के आती है और ऐसा राइटिंग अच्छा हो जाता है। दूसरा है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ को आप क्या समझ सकते हैं? केस स्टडीज़ माने क्या? किसी दूसरे का विचार, किसी दूसरे का इमेजिनरी कैरेक्टर, जैसे कि आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो वो एक तरह का केस स्टडीज़ है, जिसमें क्या हुआ कि दूसरे के विचारधारा को समझ के उसके क्लू से लेकर के उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। या केस स्टडी में सीआईडी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा खूबसूरत, बचपन में सीआईडी में देखा करता था, तो एक एबिलिटीज़ बन जाएगा ना, किसी के बारे में जानना या किसी का विचार के बारे में जानना, किसी के नॉवेल्स के बारे में जानना कि वो क्या सोच रहा है इस पर्सपेक्टिव में, तो जानना, समझना, बूझना, ये भी एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। केस स्टडी इसमें भी मायने रख सकता है कि उसके प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को समझ के किसी कंक्लूजन पे पहुंचे ना, कि किसी कंक्लूजन पे पहुंच के ताकि वो क्या इमेज कर रहा है या क्या सोच रहा है, ये क्या यूज़फुल है, ये करता है लर्नर का इमोशंस, किस तरह का वो इमोशनल होगा या किस तरह का वो थॉट प्रोसेस होगा या किस तरह का वो सोचेगा। दूसरा पॉइंट है कि लर्नर को आइडेंटिफाई करेगा कि कोई भी इशू आ रहा है या कोई भी समाज में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है। मान लीजिए कि आप आर्टिकल्स ही देखते हैं हिंदुस्तान टाइम में या कोई भी दैनिक जागरण टाइम में, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं? वहाँ आप देखते हैं कि इश्यूज़ किस तरह का हो रहा है, आप अपने पॉइंट पर्सपेक्टिव को बात रखते हैं, अपने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को बात रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, किसी समस्या के बारे में, वो इंसान के साथ जो भी चीज़ गुजरा क्या आपके साथ भी हो सकता है, उसे कैसे सॉल्व करा जाए, उसके केस से कैसे सॉल्व किया जाए। लॉ में जैसे कि आप कोर्ट ही जाइए, दूसरे आदमी का जो केस होता है तो उसी केस का रिफर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी से भी कनेक्ट है। तो केस स्टडी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और लर्नर को अप्रिशिएट करता है कि अगर कोई भी चैलेंज इन द फ्यूचर ऐसा ही मेरे साथ होगा तो मैं ऐसा करूँगा। जैसे कि आपका केस स्टडीज़ आया, मैंने आपका केस स्टडीज़ लिया, तो मैंने आपका सोचा कि ऐसा कर सकते हैं, उनका हेल्प हो सके या किसी का हेल्प कर दिया जा सके, किसी का चीज़, किसी का पढ़ा हुआ चीज़ समझ के, बूझ के फिर दूसरे के बारे में बताना। तो केस स्टडी एक अच्छा मीडियम है लाइफ स्किल समझने का, एक इमोशंस को कॉप अप करने का, स्ट्रेस से कॉप अप करने का, ये सब जरिया है इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करने का। ये सब जरिए कम्युनिकेशन स्किल भी से डेवलप हो सकता है कि कैसे लिख के विचार लिख के भी प्रकट कर सकते हैं अपने विचार। एडवांटेजेस, समराइज, बड़े बड़े से बड़े चीज़ को छोटे छोटे करके लिखना और समराइज वे में करके लिखना और स्टिमुलेट करना अपने थॉट को, उसकी थॉट विचार किस तरह का है। किसी टॉपिक पे जजमेंटल हो जाना या जजमेंट हो जाना तो एक हेल्प करता है कि इस टॉपिक पे जजमेंट कैसे हो जाए। किसी चीज़ को डेप्थ में जाना, देखते हैं आर्टिकल्स लिखा आता है तो कहीं ना कहीं उसका जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, क्या सोच रहा है और किस तरह से समाज इफेक्ट कर रहा है, ये भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है।
अब जैसे सॉन्ग एंड डांसिंग, ये तो बचपन से सीखा, हर किसी को नाचना गाना पसंद करता है। बचपन में वो याद करिए चंदा मामा दूर के, लोरी चुड़ा, ये सब जो चलता ही आता, जो सॉन्ग मीडियम से, एक अच्छा गाना एक अच्छा मीडियम है इमोशन सेल्फ अवेयर करना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। गाना एक मीडियम है जहाँ भी ज़िंदगी से आप परेशान हो जाते हैं तो कभी ना कभी आप गाना सुन लेते हैं, सफ़र पे जाते हैं तो गाना सुन लेते हैं, डांस कर लेते हैं, तो कहीं ना बच्चे को भी पॉजिटिव कैरेक्टर ही डेवलप कर जाता है। तो ये एक हॉबी है, मैंने डिस्कस कर हुआ हूँ इमोशन और कॉपिंग विद इमोशन और स्ट्रेस में, कहीं ना कहीं हॉबी जो जिंदा रखता है डांसिंग सिंगिंग। आप इस क्लास में पोएम कर सकते हैं, एम्पैथी पोएम, पैट्रियोटिक पोएम के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। बच्चे के दिन में पैट्रियोटिक वैल्यूज़ आएंगे, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करेंगे। बच्चा एक तरह से सोचेगा, गौर फिक्र करेगा किसी चीज़ में या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, सेल्फ स्टीमिंग जिद करेगा, आगे जाके वो पोएम पढ़ेगा तो उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। डांसिंग तो डांसिंग भी ऑब्वियसली, डांसिंग और सॉन्ग एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आज रियलिटी शो इंडियन आइडल है, आज रियलिटी शो इंडिया डांस इंडिया डांस है, जो बहुत सारे चल रहे हैं। तो कहीं ना आप देखिए किस तरह से उसकी हॉबी मिल रहा है, नया नज़रिया भी तो खुलेगा बच्चे के पास, उसकी हॉबी क्रिएट होगा। वो मान लीजिए अच्छा डांसर भी बन सकता है, अच्छा सिंगर भी बन सकता है, वो पढ़ाई तक तो महदूद ना रहे। ये सब डांसिंग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आप समझ सकते हैं। उसे अपील करें, उसको रीइंफोर्स करें, उससे बॉडी मूवमेंट्स होगा। मैंने कल भी जिक्र किया अभी कि पैदल चलने से आपका सेहत अच्छा होता है, तो डांसिंग करने से भी कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिल जाता है। क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में, इस हॉस्टल लाइफ में शुरुआती दिनों में डांस करके क्लास जाया करता था, ताकि एक अच्छा इंजॉयमेंट मिल सके या अच्छा चीज़ मिल सके। आज भी मुझे याद है कि दोस्तों के साथ डांस करके मैं क्लास खुशी खुशी फर्स्ट सेमेस्टर्स में ही एक अच्छा पल बिताया, तो डांसिंग से मुझे अच्छा रिलीफ मिलता था। तो डांसिंग भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ सकता है, हो सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। गेम के बारे में क्या कहना, गेम भी बहुत अच्छा चीज़ है। गेम तो बहुत अच्छा चीज़ है, फुटबॉल क्रिकेट ही ले लिए, कितना एक डिसिप्लिन का गेम है। क्रिकेट में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। जितना डिसिप्लिन कायदा जो एक स्टूडेंट एक चीज़ में, जो स्पोर्ट पर्सन में हो सकता है, उतना किसी में नहीं हो सकता। कितना हेड हेल्दी रहना है, या किसी हिस्सू पे, जैसे कि मान लीजिए कि लास्ट बॉल पे छक्का लगना, तो कैसे देखना है, डील करना है, एक पूरा जिंदगी का सिचुएशन को समझना है। तो क्रिकेट का मैदान से भी आप समझ सकते हैं किस तरह से वो डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करता है, या किस तरह से सेंसिटिव सिचुएशन को हैंडल करता है, या कभी वाद विवाद हो जाता है खिलाड़ी के बीच में, एम्पायर किस तरह से हैंडल करता है। एक लाइफ स्किल का पूरा मायना है क्रिकेट का मैदान। आप समझ सकते हैं गेम्स कितने बड़े इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। आप गेम को, क्रिकेट के गेम के मेन के थ्रू आप समझा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो सकते हैं। जब हार भी जाए तो हारने वाले का सपोर्ट करना चाहिए। आप याद कीजिए इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच, केविन विलियमसन का मुंह पे स्माइल, वो हारने के बाद भी वो स्माइल कर रहा है बंदा, स्पिरिट देखिए उसके बारे में। कुमार संगकारा का वो 2011 वर्ल्ड कप का स्माइल, वो बंदे का स्पिरिट था, वो टीम स्पिरिट था जो गेमिंग में वो दिखा रहा है। या हम हार भी गए हैं तो आज भी जिंदा है वो स्पिरिट। तो कहीं ना कहीं 2011 का वर्ल्ड कप, धोनी संगकारा का स्माइल आज भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं लगा हुआ है, जो आज भी चलता है। तो एक टीम स्माइल, तो एक स्पिरिट तो चल रहा है ना उसमें, जो मायना जो दिखा रहा है वो क्रिकेट का मैदान। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।